So now that we completely understand stress and strain, we can proceed further. स्ट्रेस क्या होगा? जब फोर्स किसी एरिया पे अप्लाई होगा उसको हम स्ट्रेस बोलेंगे, और वो स्ट्रेस के वजह से जो चेंज इन डायमेंशन हमें देखने मिलेगा दैट विल बी स्ट्रेन. सो लेट्स स्टार्ट विथ हुक्स लॉ. व्हाट इज हुक्स लॉ? अगर मैं ग्राफ बनाऊँ बेस्ड ऑन हुक्स लॉ तो मुझे ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा. ग्राफ का हमारा एक एक्सिस जो होगा वो होगा स्ट्रेस, और मेरे ग्राफ का जो दूसरा एक्सिस होगा वो होगा स्ट्रेन. सो लेट्स फर्स्ट हैव अ लुक व्हाट इज हुक्स लॉ. According to Hooke's law, stress is directly proportional to strain up to elastic limit. So Hooke's law के हिसाब से स्ट्रेस और स्ट्रेन जो थे दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे. बट कब तक? अप टू अ लिमिट जिसको उसने नाम दिया था इलास्टिक लिमिट. थोड़ी देर में देखते हैं इलास्टिक लिमिट क्या होता है. बट अकॉर्डिंग टू दिस जितना मेरा स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ही मेरा स्ट्रेन बढ़ेगा. दैट मीन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू अ लिमिट. लेट्स से लिमिट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये वो लिमिट है. एक सेकंड में वापस आते हैं इस पे कि एग्जैक्टली लिमिट क्या है. बट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. सो कैन आई से स्ट्रेस इज इक्वल टू, अगर मैं प्रोपोर्शनली साइन हटाता हूँ तो यहाँ पे स्ट्रेन के साथ एक कांस्टेंट डालना चाहिए, राइट. इस कांस्टेंट को मैं लेता हूँ m. So from this I can say capital M is equal to stress upon strain. What is M? M is a constant. कौन सा constant? इस केस में हम इसको बोलेंगे ये एक इलास्टिक constant है, ठीक है. constant ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोल सकते हैं. तो मुझे यहाँ पे constant मिला स्ट्रेस और स्ट्रेन के वजह से, तो इन दोनों का रेशियो एक constant होगा. अब इलास्टिक लिमिट पे आते हैं वापस. इलास्टिक लिमिट क्या होगा? इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है जहां तक मेरा हुक्स लॉ ओबे होगा. दैट मीन्स अगर मैं इलास्टिक लिमिट के ऊपर जाता हूं तो जो हुक्स लॉ था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इन दोनों का जो रिलेशन मुझे जो कांस्टेंट मिल रहा था जिसको हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं, इलास्टिक लिमिट के बाहर नहीं होगा. यानी इलास्टिक लिमिट के बाहर ये लॉ फॉलो नहीं होगा. There is a possibility कि स्ट्रेस और स्ट्रेन आफ्टर इलास्टिक लिमिट वोंट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर एक इलास्टिक बॉडी की एक लिमिट होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम एक रबर बैंड लेते हैं, ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक 10 सेंटीमीटर का रबर बैंड है, मैं उसको पुल करने ट्राई कर रहा हूँ. मैंने उसको पुल करने की वजह से 1 सेंटीमीटर का इलॉन्गेशन दिया. दैट मीन्स अब उसका नया लेंथ है 11 सेंटीमीटर, राइट. क्या मैं उसको और पुल कर सकता हूँ? कर सकता हूँ डेफिनेटली. मैंने उसको खींच के 11 से 12 सेंटीमीटर तक लेके गया, 13 तक लेके गया. क्या मैं उसको 20 सेंटीमीटर तक खींच सकता हूँ? क्या मैं उसको 30 सेंटीमीटर तक खींच सकता हूँ? खींच तो सकता हूँ, बट क्या वो इलास्टिक प्रॉपर्टीज अपनी मेंटेन करेगा? यानी क्या मैं उसको 10 सेंटीमीटर की बॉडी को 30 सेंटीमीटर तक खींच सकता हूँ? डेफिनेटली नहीं. अगर खींच भी दिया मैंने देयर इज अ चांसेस कि वो बीच में कहीं ब्रेक हो सकता है. अगर वो ब्रेक हो गया डज दिस मीन कि मेरा बॉडी डिफॉर्म हो गया, क्योंकि वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आने वाले ना. तो क्या मैं इसे कंक्लूड कर सकता हूँ कि एक पॉइंट के बाद हर एक बॉडी अपना इलास्टिक प्रॉपर्टी लूज करता है? वो पॉइंट होगा उसका इलास्टिक लिमिट. आपके जो पुराने पजामास वगैरह होंगे वो भी एक टाइम बाद उसकी साइज थोड़ी बड़ी हो जाती है. रीजन इज कि उसकी भी इलास्टिक लिमिट खत्म हो जाती है. कोई भी चीज, हर एक चीज का एक इलास्टिक लिमिट होता है. जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस दोगे तो वो इलास्टिक लिमिट के ऊपर चले जाएगा, और कहीं ना कहीं इलास्टिक लिमिट के ऊपर जाने पे अभी के लिए इतना मान के चल रहे हुक्स लॉ फॉलो नहीं होगा. आगे क्या होगा हम आगे थोड़ी देर में देखेंगे, बट अभी के लिए मान के चलो हुक्स लॉ मेरा इलास्टिक लिमिट के अंदर प्रोपोर्शनल है. दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. हुक्स लॉ फॉलो होगा मेरा इलास्टिक लिमिट के अंदर. सो हुक्स लॉ से हमने क्या इंक्लूड किया? ये जो मेरा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर ये जो कांस्टेंट है ये होता है मेरा रेशियो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का.